बहू, जरा घूंघट उठाओ, तुम्हारा चेहरा देखूं जरा। लेकिन मिताली घूंघट नहीं उठाना चाह रही थी। बिमला ने जबरदस्ती उसका घूंघट उठाया और देखा कि मिताली के सामने के 2 दांत लंबे हैं। ये देखकर बिमला के होश उड़ गए। उसने कहा, अरे ये क्या, तुम तो दत्तल हो, ऊपर से काली भी। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो माँ जी, अगर बताती तो आप आपके बेटे के साथ मेरी शादी थोड़ी करवाते। मिताली की बात सुनकर बिमला हैरान रह गई। बिमला ऐसी दत्तल बहू तो नहीं चाहती थी। बिमला के बेटे महेश को भी कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बीवी के 2 लंबे लंबे दांत हैं। ये देखकर महेश भी बिदक गया। पंडित जी ने हमें शादी से पहले लड़की नहीं दिखाया, सारी गलती पंडित जी की है। मैं तो पंडित जी को देख लूंगा। हाँ। घर में जोरदार कलेश होने लगा और मिताली बैठकर रोती रही। उसके जन्म के कुछ महीने बाद जब उसके दांत आने लगे, तब उसके माता पिता ने देखा कि उसके सामने के 2 दांत बड़े बड़े हैं। ये क्या हो रहा है मेरी बेटी को? सामने के दांत ऐसे बड़े बड़े रहेंगे तो शादी कैसे होगी इसकी? वही तो, ये कैसी बेटी को जन्म दिया है तुमने? काली दत्तल लड़की पैदा हुई है घर में, अब भुगतो इसे लेकर। मिताली के पिता चाहते थे कि मिताली के बाद एक और बच्चा घर आए, लेकिन उसके बाद मिताली की माँ की तबीयत खराब हो गई और मिताली की कोई भाई या बहन नहीं हो पाए। ऐसे ही मिताली बड़ी होने लगी। उम्र के साथ साथ उसके सामने के दोनों दांत बढ़ते चले गए। स्कूल में बाकी बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। दत्तल मिताली, दत्तल मिताली, मिताली की शादी नहीं होगी। मिताली दत्तल है और काली भी, जबरदस्त कॉम्बिनेशन। ये सब सुनकर मिताली का दिल दुखता था। वो अपनी माँ से पूछती थी, माँ, स्कूल में सभी मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरी शादी नहीं होगी। क्या सच में मेरी शादी नहीं होगी माँ? तेरी शादी होगी बेटी, हम करवाएंगे तेरी शादी। हाँ हाँ, हम देखेंगे तेरे लिए लड़का, तू चिंता मत कर। जब से मिताली की शादी की उम्र हुई तब से ही उन दोनों ने उसके लिए लड़का देखना शुरू किया, लेकिन मिताली किसी को पसंद ही नहीं आ रही थी। इसीलिए मिताली के पिता ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बेटी की शादी ही नहीं होगी। कुछ तरकीब तो सोचना ही पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाने के लिए ज्यादा खर्चा भी तो होता है ना। अरे पैसों की चिंता आप मत कीजिए, इकलौती बेटी है मेरी। मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा अगर आप मेरी बेटी की शादी करवा देते हो तो फिर काम हो गया समझिए। पंडित जी ने दिमाग लगाया। उसी वक्त बिमला अपने बेटे महेश के लिए लड़की देख रही थी। बिमला को शांत, सुशील, संस्कारी स्वभाव की लड़की चाहिए थी। पंडित जी ने बिमला से कहा, देखिए बिमला बहन, आजकल संस्कारी लड़की कहाँ मिलती है, आपको तो पता ही है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही पंडित जी। आजकल संस्कारी लड़कियां तो दिखती ही नहीं है। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए जो घर के सारे लोगों का ख्याल रखे और घर संभाले। है, ऐसी एक लड़की है मेरे हाथ में, शांत, सुशील और संस्कारी। लेकिन एक ही शर्त है, शादी से पहले आप लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? संस्कार बहन, संस्कार, पारिवारिक नियम है ऐसा। लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत शर्मीली स्वभाव की है। हाँ हाँ, मुझे तो एक ऐसी ही बहू चाहिए, शर्मीली स्वभाव की, जो बाहर वालों से ज्यादा बात ना करती हो। तो फिर रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ पक्का, मैं मेरे बेटे को समझा लूंगी। बस पंडित जी का काम हो गया और उन्होंने मिताली के पिता से 5 लाख रुपए लिए और रफू चक्कर हो गए। मिताली घूंघट ओढ़कर शादी के मंडप में बैठ गई। शादी के बाद वो घूंघट ओढ़कर ही ससुराल चली गई और वहां पहुंचते ही उसके साथ ये हुआ। बिमला दीवार पर अपना सर पटकने लगी। हाय, मैं बर्बाद हो गई। पंडित जी ने हमें ठग लिया, काली दत्तल लड़की को इस घर की बहू बना दिया। हाय हाय हाय। तब मिताली ने बिमला से कहा, माँ, मैं सबका अच्छे से ध्यान रखूंगी माँ, आप चिंता मत कीजिए। चुप रहो तुम, मुझे तो सोचने से ही शर्म आ रही है कि इतनी बदसूरत लड़की मेरी पत्नी है। दांत तो इतने बड़े हैं कि उससे मिट्टी खोद सकती हो। मिताली को सभी से बहुत डांट पड़ी। सास, पति, ननद सभी ने उसे ताना मारा। उसकी ननद पूनम ने कहा, मैंने कितना सोचा था मेरी भाभी कितनी सुंदर होगी, लेकिन मेरा हर एक सपना टूटकर चूर चूर हो गया। रात को सुहागरात मनाने के लिए मिताली कमरे में घुसी और देखा ना तो बिस्तर पर फूल है और ना ही दूध का ग्लास। उसे कपड़े पहनाने और सजाने के लिए कोई आया भी नहीं। उसने खुद मेकअप किया और बिस्तर को फूलों से उसने खुद ही सजाया और फिर पूरी रात वहां बैठी रही, अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन उसका पति आया ही नहीं। महेश बाहर सोफे पर सो गया, लेकिन सुहागरात मनाने के लिए कमरे में नहीं आया। मिताली की नींद नहीं हुई। सुबह सुबह वो कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उससे कोई बात ही नहीं कर रहा था।
माँ जी चाय बना दूं? नहीं, तुम्हारे हाथ की चाय पीने से अच्छा है मैं जहर पीकर मर जाऊं। मिताली अपनी ननद के पास गई। पूनम, नाश्ता बना दूं? पहली बात तो मुझे नाम से बुलाना बंद कर बदसूरत औरत, और दूसरी बात मुझे तेरे हाथ का खाना नहीं खाना। मिताली दुखी होकर अपने पति के पास गई। हाँ जी, सुनते हो, खाने में क्या बनाऊं? जहर बना दो, और क्या। सभी मिताली से उखड़े उखड़े से रहने लगे। इसीलिए मिताली को और भी दुख होने लगा। ये लोग तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ बनाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये घर मेरा है ही नहीं। उन लोगों का प्यार पाने के लिए मिताली हर एक कोशिश करती रही, लेकिन जब भी कुछ ठीक होने का समय आता था तब कोई न कोई रिश्तेदार या पड़ोसी घर आता था और बिमला के कान में जहर घोल कर जाता था। बिमला, तुमको कोई और लड़की नहीं मिली क्या? ढूंढ ढूंढ कर इस काली दत्तल बहू को ही घर ले आई। क्या करूं बहन जी, नसीब ही फूटे हैं मेरे, वरना ऐसी लड़की को कोई बहू बनाकर अपने घर लाता है क्या? ऐसे ही दिन बीतते गए। मिताली थोड़े से प्यार के लिए तड़पती रही और बाकी सब उसे इग्नोर करते रहे। लेकिन एक दिन अचानक बिमला सीढ़ियों से गिर पड़ी और उसका पैर टूट गया। मर गई, बचाओ, मुझे अस्पताल ले चलो। तब घर में मिताली के अलावा और कोई नहीं था। महेश ऑफिस गया हुआ था और पूनम कॉलेज गई हुई थी। मिताली दौड़कर आई और बिमला को उठाकर अस्पताल ले गई। बिमला की आवाज सुनकर भी कोई पड़ोसी नहीं आया। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल में बिमला के पैर पर प्लास्टर कर दिया और 2 महीने के लिए उसका चलना फिरना बंद हो गया। अब घर संभालने की बारी मिताली की थी। वो बड़ी शिद्दत से घर संभालने लगी, टाइम पर सबको खाना देने लगी। बिमला धीरे धीरे मिताली को पसंद करने लगी। एक दिन पूनम कॉलेज से आई और उदास होकर बैठ गई। क्या हुआ पूनम, उदास क्यों हो? कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया है भाभी, लेकिन कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। ठीक है, मुझे दो, मैं देखती हूँ। मिताली पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, उसने पूनम की मदद की। पूनम का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और पूनम भी मिताली को पसंद करने लगी। मिताली हर रोज अपने पति को टिफिन बनाकर देती थी। महेश के ऑफिस के लोग टिफिन खाकर पागल ही हो गए और भाभी के खाने की तारीफ करने लगे। और एक दिन बॉस को खाना खिलाकर महेश को प्रमोशन मिल गया। महेश हंसते हुए घर आया। मिताली, आज तुम्हारी वजह से प्रमोशन मिला है मुझे। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। भाभी, आपकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स भी मिल गए। हाँ बहू, तुम्हारी वजह से मैं भी ठीक हो गई हूँ और ये घर भी पहले से सुंदर हो गया है। आज मुझे समझ में आया है कि इंसान की खूबसूरती बाहर नहीं अंदर होती है। सभी ने मिताली को गले लगाया। मिताली उस घर की बहुरानी बन गई। उसके बाद से बिमला हर एक के सामने फक्र के साथ बोलती थी कि मिताली उसकी बहू है। इसी तरह मिताली ने सबका दिल जीत लिया और खुशी खुशी रहने लगी। पर माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ शालू, पर अपने बाबा की हालत तो देख, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब तू ही बता, ऐसे में तेरे कॉलेज की फीस कहाँ से देंगे? माँ कुछ देखो ना, एमएससी के फॉर्म निकल गए, मैं एमएससी करना चाहती हूँ। अरे तू समझ क्यों नहीं रही, बात सिर्फ फीस की नहीं है। तेरा रोज का आना जाना, किताबें, उन सब का खर्चा कैसे उठाएंगे शालू? बात मान ले बेटी, अब हो गई तेरी पढ़ाई, अब तो तू अपने बाबा की मदद कर। वो बेचारे अकेले सारा दिन खेत में जुटे रहते हैं। लता की बात सुनकर उसकी बेटी शालू की आंखों से आंसू निकल आए। शालू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसने फर्स्ट डिवीजन से बीएससी पास की थी और वो आगे भी पढ़ना चाहती थी। लेकिन शालू के माँ बाप के लिए ये बस से बाहर की बात थी। फिर 2 साल बाद शालू की शादी हो गई। शालू का पति अनिल एक फैक्ट्री में काम करता था। अपनी थोड़ी बहुत सैलरी से वो अपना और अपनी माँ जानकी का पेट पालता था। शालू के आने से अब घर में 3 लोग हो गए थे। शालू, ये 2 मंजिल का छोटा सा मकान, अब यही तुम्हारी दुनिया है। मैं इससे ज्यादा शायद ही तुम्हें कुछ दे पाऊँ। क्यों जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब मेरी पगार इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कोई बात नहीं जी, हम हमेशा खुश रह लेंगे हर हाल में। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। हाँ, तुमसे एक बात और करनी थी। हाँ जी, कहिए ना। अब मेरी माँ थोड़े पुराने ख्यालातों की है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा टोका टाकी करे। उनकी बात का बुरा मत मानना। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तो वो मेरी सास हैं और वो जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। शालू की समझदारी और संस्कार देखकर अनिल बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब अनिल फैक्ट्री गया तब, अरे बहू, नाश्ता वाश्ता ले आओ भाई। जी माँ जी, नाश्ता तैयार है। वैसे क्या बनाया है तुमने? माँ जी, आलू के पराठे बनाए हैं। आपको पसंद है ना?
जरूर अनिल ने बताया होगा। जी माँ जी। चलो अच्छा है बेटा, तुम और अनिल खुश रहो। इस बुढ़िया को और क्या चाहिए, और कितने ही साल परेशान कर लूंगी तुम दोनों को मैं। पता नहीं ऊपर वाला कब बुलावा भेज दे। अरे ऐसा क्यों कहती है माँ जी, भगवान करे आप 100 साल जिए। अच्छा, और इतने साल मेरे लिए आलू के पराठे बनाते बनाते खुद ही कहेगी कि हे भगवान, या तो इस बुढ़िया को उठा ले या मुझे उठा ले। जानकी की बात सुनकर शालू भी हंसने लगी। शालू इस बात से बहुत खुश थी कि उसे एक अच्छा पति और एक अच्छी सास मिली है। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। शालू दिन भर घर में काम करती और अपने पति और अपनी सास का ख्याल रखती। फिर एक दिन शालू ने अनिल से कहा, सुनिए जी, बहुत दिन हो गए माँ बाबा से मिले हुए, मैं उनसे मिलकर आना चाहती हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बताओ कब जाना चाहती हो? सोच रही हूँ कि परसों निकल जाऊँ। आप मुझे बस 2000 रुपए दे दो। अब शालू एक काम करो, अगले हफ्ते चली जाना, तब तक मेरी पगार भी आ जाएगी। अब क्या है ना, अभी महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं तो हाथ अभी थोड़ा तंग है। कोई बात नहीं जी। शालू झूठी मुस्कुराहट लिए वहां से चली गई। अनिल को लगा कि शालू आराम से मान गई, लेकिन वो बात शालू के दिल में लग गई। शालू सोचने लगी कि अगर उसके पति के पास उसे देने के लिए 2000 रुपए भी नहीं है, तो आगे वो कैसे परिवार बढ़ने पर खर्च उठा पाएगा। क्या मेरी तरह मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे? नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दूंगी। वो जितना चाहेंगे पढ़ेंगे, और इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। कई दिनों तक शालू इसी बारे में सोचती रही, और फिर एक दिन शालू ने मौका देखकर अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलना, क्या बात है? माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर मेरी पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आ रही है। अगर आप इजाजत दे तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्या हमारे घर की बहू काम करेगी? हरगिज नहीं। क्या कहेंगे पड़ोसी रिश्तेदार? माँ जी, आप भी जानती हो कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और हमारी मदद करने ना तो पड़ोसी आएंगे और ना ही नाते रिश्तेदार। देख शालू, मुझसे जुबान मत लड़ा, समझी ना? एक बार कह दिया ना, नहीं तो नहीं। पर माँ जी। देख शालू, आखिरी बार कह रही हूँ, तू किसी की नौकरी नहीं करेगी। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। बेचारी शालू आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। वो किसी भी कीमत पर नौकरी करना चाहती थी ताकि वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके, पर जानकी तो साफ साफ मना कर चुकी थी। इसी तरह कई महीने बीत गए। फिर एक दिन जानकी ने सुबह सुबह पूरा घर सिर पर उठा लिया। उसके शोर शराबे से शालू की नींद भी खुल गई। उसने उठकर देखा तो जानकी अनिल से उसकी शिकायत कर रही थी। अनिल, समझा ले अपनी पत्नी को, इससे पहले कि देर हो जाए। अरे माँ, पर हुआ क्या? काम धाम में मन नहीं लगता उसका। तेरे जाते ही सो जाती है और फिर दोपहर में जागती है। सारा दिन बस आलस में पड़ी रहती है, मुझसे तो बात ही नहीं करती। अरे माँ, काम धाम में थक जाती होगी, मैं बात करूंगा उससे। अब कुछ नहीं होगा। क्यों? अब ऐसा क्यों कह रही हो माँ? तुझे नहीं पता, मैडम रात रात भर किसी से बात करती है फोन पर। जब सारी रात इश्क लड़ाया जाएगा तो दिन में तो नींद आएगी ही ना। फिर ना काम में मन लगेगा और ना ही किसी और चीज में। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं भी उसे बड़ी सती समझती थी, पर रात में जब मैं पानी पीने उठी तो देखा कि ऊपर वाले कमरे में मैडम बैठी थी और पता नहीं किससे घंटों तक किटिर पिटिर किए जा रही थी। आपने सुना वो क्या बात कर रही थी? वो तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन सुबह तक उसकी आशिकी जारी थी। अरे रे, बताओ अब क्या मुंह दिखाएंगे किसी को? कैसी कुलटा ले आए अपने घर। अपने लिए इतने कठोर शब्द शालू सुन नहीं पाई, और उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। फोन के गिरने की आवाज सुनकर जानकी और अनिल का ध्यान उस तरफ गया। शालू जोर जोर से रो रही थी। उसने अनिल का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर वाले कमरे की तरफ ले गई। जानकी भी उसके साथ साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। अनिल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सामने एक पुराना कंप्यूटर था और उसके पास ही एक हेडफोन रखा था। ये मेरा ऑफिस है जी, यहाँ मैं माईफोन कंपनी के लिए टेलीकॉलर का काम करती हूँ। रात में जो कस्टमर्स कॉल करते हैं उन्हें मैं यहाँ से अटेंड करती हूँ। उनकी परेशानियां दर्ज करके आगे बढ़ाने का काम है मेरा। मैं यहीं से उनकी मदद करती हूँ। और अब भी यकीन नहीं है तो ये लो, ये रही मेरे पिछले 3 महीने की कमाई जो ऑनलाइन ही मुझ पर पहुंची है। इतना कहकर शालू ने अनिल के हाथों में पूरे 30,000 रुपए रख दिए। माँ जी, मैं रात भर जागकर नौकरी करती हूँ, आशिकी नहीं। कुछ पैसे कमाकर इनकी मदद करना चाहती हूँ ताकि पड़ोसियों और आपके रिश्तेदारों की नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ सके। शालू रोए जा रही थी तो दूसरी तरफ अनिल और जानकी के पास कहने को कुछ नहीं था। वो बस नजरें नीचे करके खड़े थे। अनिल के हाथों में शालू के खून पसीने की कमाई थी और उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए गर्व।
दूसरी तरफ जानकी को भी समझ आ गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई।